Hello student, I am Abad Ali and you are watching my YouTube channel गुरुमंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं पोइट्री का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, जिसमें आज आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पोएम एलिमेंट विच इज़ कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। पी.बी. शैली, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पी.बी. शैली ऑन योर स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि पी.बी. शैली की पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है। पी.बी. शैली के बारे में कुछ रोचक तत्व भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले पी.बी. शैली जो थे, इनका नाम, पूरा नाम जो था पर्सी वाइसी शैली था। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन पर्सी वाइसी शैली, जो इनका पूरा नाम था पी.बी. शैली का पर्सी वाइसी शैली था। दूसरा, ये जो पोएम है जिसका नाम है एलिमेंट, इसका मीन्स होता है विलाप, यानी कि दुख। अब बात बच्चों समझ लेते हैं कि ज़रा पी.बी. शैली की आप डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देखें। जब आप डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि पी.बी. शैली की जो उम्र थी वो मात्र 26 वर्ष इन्होंने जीवन जिया था। एक्चुअली पी.बी. शैली की डेथ जो थी 26 वर्ष की उम्र में हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम संक्षिप्त में साधारण भाषा में टीबी कहते हैं, उनको हो गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इसलिए पी.बी. शैली बहुत ज़्यादा नहीं लिख सके। लेकिन पी.बी. शैली ने जितना भी लिखा है उतने में पी.बी. शैली ने इतना इंग्लिश लिटरेचर में नाम हासिल कर लिया है कि उनको आज भी हम याद रखते हैं। और इंग्लिश साहित्य में, इंग्लिश जगत में जब भी कहीं पर नाम आता है महान कवियों का, तो वहाँ पर पी.बी. शैली का नाम भी सदैव लिया जाता है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम का नाम है एलिमेंट। तो पोएम जो है वो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी जो है थॉट प्रोवोकिंग है। और पोएम के बारे में समझ लेते हैं। ये जो पोएम है ये पी.बी. शैली ने अपने अंतिम वक्त में लिखी थी, जब पी.बी. शैली ट्यूबरक्लोसिस के शिकार हो गए थे और वो बुरी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित थे। और उनका शरीर जो था ट्यूबरक्लोसिस से इतना कमज़ोर पड़ चुका था, टीबी से, कि उनका शरीर कांप रहा था। और उनको ये एहसास हो गया था कि वो अब अपने जीवन के अंतिम सांसों को ले रहे हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं रहे उनके लिए इस धरती के ऊपर, और बहुत ही जल्दी उनको इस धरती से जो है विदा लेनी पड़ेगी। तब पी.बी. शैली ने इस कविता को लिखा जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि विलाप। क्या है विलाप? पी.बी. शैली की ये जो दुर्दशा है, मिजरेबल कंडीशन, जिसमें वो जो है अपने उन अच्छे दिनों को, अपनी युवावस्था के दिनों को, अब आप सोचेंगे कि युवावस्था, यहाँ पर युवावस्था तो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, बट एग्जैक्टली कविता में उन्होंने प्राइम डेज कहा है। प्राइम डेज यानी कि वो दिन जो युवावस्था की तरह भरे हुए थे। इट मीन ये जो उनकी एज थी 26, क्योंकि 26 में ही मरे थे, और बीमार होने से पहले, भाई सीधी सी बात है, ये एज उनकी युवावस्था की ही एज थी। तो बीमार होने से पहले के जो दिन थे वो प्राइम डेज ही कहे जाएंगे, युवावस्था ही कहा जाएगा उसको भी। तो वो अपनी युवावस्था को याद करते हैं, जिसमें वो उस कड़ाके से पड़ने वाली सर्दी को, गर्मी को, बसंत ऋतु को, पतझड़ को, इन तमाम ऋतुओं को याद करते हैं। और याद करते हैं किस तरह से ये तमाम ऋतुएं आती हैं और एक अलग आनंद, एक अलग अनुभव प्रदान करती हैं। बट ट्यूबरक्लोसिस के कारण, चूँकि वो अपने जीवन की अंतिम सांसों को ले रहे हैं, अब उनको वो वक्त, वो पल जो उनके प्राइम डेज़ के युवावस्था के थे, वो नहीं आएंगे और उनके जीवन में आनंद नहीं भरेंगे। तो इन तमाम थॉट्स को अपने दिमाग में लिए हुए ट्यूबरक्लोसिस एक सैड मन के साथ, मेलंकोलिक वे में, यानी कि उदासी से भरे हुए अंदाज में, अपने डिस्पेयर को, डिप्रेशन को इस कविता के माध्यम से रखते हैं। ये कविता जो है उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस की है और उनका पर्सनल ग्रीफ है, यानी कि जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को दर्शाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन पोएम का नाम है एलिमेंट, मीन्स विलाप, विच इज़ कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। पी.बी. शैली का पूरा नाम है पर्सी वाइसी शैली। तो इस पोएम में 2 स्टेंजा हैं। पहले स्टेंजा में पोइट जो है वो संबोधित करता है
वर्ल्ड को और लाइफ को और टाइम को, और कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। मीन्स इस संसार को संबोधित करता है, ओ लाइफ जीवन को संबोधित करता है, ओ टाइम और समय को संबोधित करता है। संबोधित करना से आशय होता है बच्चों कि आवाहन करना अर्थात पुकारना। जैसे हम लोग एक दूसरे को पुकारते हैं किसी का नाम लेकर, इसी तरीके से कई बार हम लोग जो है अपने दिल की भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी कई जो है प्राकृतिक चीज़ों को भी पुकारते हैं। जैसे कि हे भगवान, मतलब भगवान का आवाहन किया और संबोधित किया या पुकारा और फिर अपनी बात कहना स्टार्ट की। ठीक उसी प्रकार से ओ वर्ल्ड हे संसार, ओ लाइफ हे जीवन, ओ टाइम हे समय, यानी कि वर्ल्ड को, लाइफ को और टाइम को पुकारते हुए या संबोधित करते हुए या इन तीनों का आवाहन करते हुए पोइट कहता है ऑन हुज, जिस पर, किस पर, यानी कि ये जो संसार है इस संसार को भी मेंशन करता है। ओ लाइफ, लाइफ को भी मेंशन करता है, टाइम को भी मेंशन करता है। क्यों? क्योंकि ये संसार उसके लिए अंतिम है, लाइफ उसके लिए अंतिम है, समय उसका अंतिम है। तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें उसके लिए अंतिम है और इसलिए कहता है ऑन हुज, जिस पर, लास्ट स्टेप, अंतिम सीढ़ियों को या कदमों को, आई क्लाइम, जिन पर मैं अपने अंतिम कदमों को या सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ। इट मीन कि कवि कहता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ या फिर मैं अपने जीवन के अंतिम सांसों को ले रहा हूँ। कवि इस पंक्ति में ये बात कहता है। दोबारा समझ लें कि कवि के लिए ये संसार आखिरी है, इसलिए वो अंतिम पड़ाव पर है, तभी कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, यानी कि अब ये संसार उसके लिए अंतिम है और संसार से विदाई लेना चाहता है और कहता है कि मेरा वक्त आ गया है। इसी प्रकार से लाइफ को मेंशन करता है और उससे भी विदाई लेने के लिए कहता है कि मेरा अंतिम वक्त है, मुझे अब जाना है। समय को भी संबोधित करता है और कहता है कि मेरा ये अंतिम समय है और मुझे विदाई लेने का वक्त आ गया है। इसीलिए ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिस पर मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को चढ़ रहा हूँ। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना। उसका शरीर जो है वो कांप रहा है। एट दैट, उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वह आज है। इट मीन्स कवि कहता है उसका शरीर कांप रहा है। एट दैट वेयर, एट दैट वेयर का मतलब आज वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में उसका शरीर कांप रहा है। आई हैड स्टूड बिफोर, कहते वो कंडीशन आज जिस स्थिति में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उस स्थिति में उसका शरीर कहता है मेरा शरीर कांप रहा है। कहाँ कांप रहा है? बिफोर, बिफोर के बाद आपको जोड़ना पड़ेगा वर्ल्ड, लाइफ, टाइम, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें उसके लिए अंतिम हैं और उसके आगे खड़ा हुआ है, अपने इस संसार के आगे खड़ा हुआ है, जीवन के आगे खड़ा हुआ है, टाइम के आगे यानी कि समय के आगे खड़ा हुआ है और उसका शरीर कांप रहा है। सिंपल शब्दों में इन तीनों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को जी रहा हूँ या अंतिम चढ़ाव को चढ़ रहा हूँ और उसका शरीर कांप रहा है। जिस सिचुएशन में आज वो मौजूद है उस सिचुएशन में वो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ चुका है। When will return the glory of your time, और फिर वो अपने मन से, अपने ज़मीर से, अपने अंदर की आत्मा से एक क्वेश्चन करता है। यानी कि कभी कभी हम लोग स्वयं से बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पोइट जो है वो स्वयं से बात कर रहा है और स्वयं से एक क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन में पूछता है When will return, कब आएंगी वापस, the glory of your प्राइम, कि तुम्हारे युवावस्था की जो शान शौकत थी, यानी कि अच्छे दिन, आनंद भरे दिन अब कब वापस आएंगे। कवि ने अपने ही मन से, अपने आप से ही ये क्वेश्चन किया कि तुम्हारे, यानी कवि अपने आप से कह रहा है तुम्हारे, यानी कि कवि कह रहा है कि अब खुद से बात करते हुए कि तुम्हारे अब शान शौकत से भरे हुए वो युवावस्था के दिन, वो आनंद भरे दिन अब कब वापस आएंगे। और फिर आंसर मिलता है उसके अंदर से, उसके अंदर की आत्मा, उसका ज़मीर उसे उत्तर देता है और कहता है नो मोर, नहीं, ओह नेवर मोर,
अब कभी नहीं, कि नो मोर अब नहीं आएंगे, ओह अरे नेवर मोर अब कभी भी नहीं आएंगे। तो बच्चों ये था पहला स्टेंजा, इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं। पोइट जो है वर्ल्ड को, लाइफ को, टाइम को संबोधित करते हुए कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कि जिसके मैं अंतिम पड़ाव को चढ़ रहा हूँ, ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कि मैं ऐसी स्थिति में आज खड़ा हूँ जहाँ पर मेरी दुर्दशा कुछ इस प्रकार से है कि मेरा शरीर जो है वो पूरी तरीके से कांप रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा शरीर इतना कमज़ोर पड़ गया है, दशा इतनी मिजरेबल हो गई है, कंडीशन इतनी मिजरेबल हो गई है कि कवि का शरीर कांप रहा है और इस कांपते हुए शरीर के साथ वो अपने अच्छे दिनों को याद करता है और अच्छे दिनों को याद करने के बाद अपने ज़मीर से पूछता है, क्या पूछता है? पूछता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, पूछता है अपने ज़मीर से, अपने मन से कि अब तुम्हारे खुशहाली के और आनंद भरे दिन अब कब वापस आएंगे। तो उसका ज़मीर उसको जवाब देता है, कहता है नो मोर, नहीं अब नहीं आने वाले, ओह अरे नेवर मोर अब कभी भी वो जवानी के युवावस्था के दिन अब वापस नहीं आने वाले। तो बच्चों ये था आपका पहला स्टेंजा। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेंजा। बस इस पोएम में 2 ही स्टेंजा हैं, दोनों जो हैं स्टेंजा बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ ग्रीफ हैं, एक्सप्रेस्ड बाय पोइट, दुख से भरे हुए हैं, जिसमें कवि ने अपने दुख को प्रकट किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो मरने की कगार पर हो, उसके बावजूद भी रचना कर रहा हो और अपने दुख को उस रचना में प्रकट कर रहा हो, तो उसके लिए वो कैसी दयनीय और दुखी कर देने वाली परिस्थिति होगी। आज भी हम उस कविता को पढ़कर कवि के उस दुख को हम एहसास कर सकते हैं। आगे के स्टेंजा में पोइट कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, कहते हैं आउट ऑफ द डे एंड नाइट, वो दिन और वो रातें, उनके साथ साथ आ जॉय, जो आनंद था, कवि की जो खुशियों से भरे दिन थे, जो आनंद से भरे हुए दिन थे, जो उसके युवावस्था के दिन थे। युवावस्था के दिन हमेशा अच्छे होते हैं, खुशियों से भरे हुए होते हैं। हैज़ टेकन फ्लाइट, वो भी सब फुर्र हो गए, यानी कि समाप्त हो गए। तो पोइट कहता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, और उन दिनों और रातों के साथ उसकी युवावस्था के जो आनंद भरे दिन थे, उसके खुशहाली के जो दिन थे, वो खुशहाली के दिन भी उन दिनों और रातों के साथ में फुर हो गए, यानी कि समाप्त हो गए और मालूम ही नहीं पड़ा। आप जानते हैं कि कितने जल्दी जो हमारे खुशियों के भरे या आनंद से भरे हुए जो दिन होते हैं वो बड़ी जल्दी चले जाते हैं, और एक दिन युवावस्था आती है और युवावस्था चली जाती है और हम उस युवावस्था को सही मायनों में समझ भी नहीं पाते। बच्चों इस पोएम के माध्यम से पोइट जो है हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि जिस तरह आज की पीढ़ी अपनी युवावस्था को बर्बाद कर रही है, या युवावस्था के महत्व को समझ नहीं रही, या उसके आनंद भरे जीवन को जी नहीं रही, उसको जो है वाहियात चीज़ों में बर्बाद कर रही, या अपनी युवावस्था में ही निराशा से भरे हुए हैं और अपनी युवावस्था के उस खुशहाली भरे दिनों को बर्बाद कर रहे हैं, ये कवि बताना चाहता है कि आज आप जिस युवावस्था को बिल्कुल ही नॉर्मल वे में ले रहे हैं, या उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, या अपने इस आनंद भरे हुए दिनों को नहीं समझ रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको अपने इस युवावस्था को याद करने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए आज आप जब युवावस्था में जी रहे हैं तो आप इस युवावस्था का सदुपयोग करें और साथ ही साथ अपने जीवन को खुशी खुशी और आनंदपूर्वक जिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको ये एहसास ना हो कि आपके पास जब आनंद भरे दिन थे, जब आपके पास खुशियों भरे दिन थे, जब आपके पास एक हेल्दी पर्सनालिटी थी, जब आपके पास सब कुछ था, स्वस्थ शरीर था, हैंडसम पर्सनालिटी थी, ईच एंड एवरीथिंग यू हैड, बट यू लॉस्ट
in gaining the trivial things, but right now you have become old, and due to the old age you are unable to enjoy the life. So enjoy the life. It is your prime days, it is your youth days. That's why live happily, enjoy the youth, enjoy the time, enjoy the world. So see the next line. तो बच्चों आगे की लाइन में कभी कहता है फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग बसंत ऋतु, एंड समर ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर हॉट और कड़ाकेदार सर्दियाँ। आगे कभी कहता है कि जब मैं याद करता हूँ किनको, तरोताज़ा कर देने वाली बसंत ऋतु को, एंड समर और ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु भी जो है वो जो खाड़ी देश होते हैं जहाँ ठंड अधिक पड़ती है, तो वहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु के दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन होते हैं। हमारे यहाँ गर्मी के दिन काफ़ी, जो ग्रीष्म ऋतु के दिन होते हैं वो काफ़ी तकलीफ़ वाले होते हैं, जबकि जो खाड़ी देश हैं जहाँ सर्दियाँ अधिक पड़ती हैं वहाँ जो गर्मी के दिन होते हैं वो बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, बहुत ही सुहावने दिन होते हैं। तो कहते हैं एंड समर, और वो गर्मियाँ जो आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, एंड विंटर होर, और कड़ाकेदार सर्दियाँ। कहते हैं ये मौसम, ये ऋतुएं भी मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, जब मैं इन ऋतुओं को याद करता हूँ, उनके अलग अलग ऋतुओं के आनंद से भरे हुए समय को, उन मेमोरीज को जब मैं याद करता हूँ, मूव माई फेंट हार्ट, तो मेरा ये कमज़ोर दिल, ये टूटा हुआ दिल विद ग्रीफ, दुख से भर जाता है। यानी कि अब जीवन के अंतिम कगार पर हैं और इस अंतिम कगार पे उनको कभी बसंत ऋतु याद आती है, कभी ग्रीष्म ऋतु याद आती है, कभी जो है कड़ाकेदार सर्दियां याद आती हैं। उसमें होने वाले जो एक्सपीरियंस थे, आनंद थे, एंजॉय थे, अलग अलग समय का एक अपना अलग आनंद होता है, उन सब को याद करते हैं। तो याद करने के साथ साथ उनका दिल जो है वो दुख से भर जाता है। तभी उनके मन में एक विचार आता है, बट विद डिलाइट। बट विद डिलाइट में बहुत बड़ा सेंटेंस छिपा है। इसमें उन्होंने कह दिया है बट लेकिन विद डिलाइट, ऐसा कब होगा कि जब मैं स्प्रिंग को याद करूंगा तो दिल आनंद से भर जाएगा, समर को याद करूंगा तो दिल आनंद से भर जाएगा, विंटर को याद करूंगा तो दिल आनंद से भर जाएगा। वो दिन कब आएगा? तो फिर उनके अंदर से आवाज़ आती है, उनकी अंतरात्मा उन्हें आवाज़ देती है कि अब आपका जीवन कुछ ही पलों का है, कुछ ही दिनों का है, कुछ ही समय का है। अब आपको इस मिजरेबल कंडीशन में वो दिन वापस नहीं मिलने वाले। इसलिए आंसर मिला, जवाब मिला अंतरात्मा का, क्या मिला? नो मोर, अब नहीं आने वाले। ओह अरे, नेवर मोर, अब कभी भी वो आनंद भरे दिन नहीं आने वाले। तो बच्चों ये थी कविता। एक बार हम दोबारा इस स्टेंजा को हिंदी में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। कवि इस स्टेंजा में कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, कि जिस तरह से दिन और रात गुजर गए उसी के साथ, दिन और रात गुजरने के साथ साथ जो जीवन का आनंद था वो भी सब चला गया। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, जब मैं याद करता हूँ तरोताज़ा कर देने वाली बसंत ऋतु को और गर्मियों को और साथ ही साथ कड़ाकेदार सर्दियों को, तो कहते हैं मेरा दिल जो है दुख से भर जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब मैं इन ऋतुओं को याद करूँगा तो मेरा दिल दुख के बजाय खुशी से या आनंद से भर उठेगा। ऐसा कब होगा? तभी उसका दिल जो है, उसका ज़मीर, उसकी अंतरात्मा जवाब देती है, नो मोर, अब ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो दिन कभी नहीं आने वाले। ओह नेवर मोर, कि अब वो दिन बिल्कुल भी या कभी भी नहीं आने वाले, अब वो हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से चले गए हैं। क्योंकि जो बुढ़ापा होता है, जो कमज़ोरी का वक्त होता है, फिर वापस हमारी युवावस्था नहीं आती। तो बच्चों अपने इस युवावस्था को, अपने इस खुशहाली भरे दिनों को फिजूल की चीज़ों में बर्बाद ना करें, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है परेशान ना हो, एंजॉय द लाइफ। और छोटी छोटी बातों को लेकर सिर्फ परेशानी नहीं होते, कई बार बड़े बड़े कदम भी उठा लेते हैं। जैसा ना करें, क्योंकि आपका ये जो जीवन है, जो
बाल्यावस्था है, बचपना है, जो लड़कपन है, जो युवावस्था है, यही सबसे अच्छे दिन हैं। और उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ जीवन का भुगतान होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया लाएंगे। ऑल द बेस्ट।